बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में आपको एसोटोप्स और इसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। एसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? एसोटोप कहते हैं। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरी चीज़ है मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है जी। ये क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मजमूए को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद को दोनों को जमा करेंगे, दोनों को मजमूआ लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा। तो अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो सवाल आ सकता है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है और मास नंबर जो है वो चेंज क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है कि एटॉमिक नंबर सेम इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद बराबर रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाती है। तो न्यूट्रॉन की तादाद पर तब्दील होने की वजह से, न्यूट्रॉन की अंदर तब्दीली होने की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मास में तब्दीली हो जाती है। मतलब अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक ही उसका क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है। और अगर किसी एटम का मास जो है वो क्या है? 2 है। अगर एटॉमिक नंबर क्या हो? 1 हो तो मतलब हम ये कह सकते थे इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है। अगर उसी एलिमेंट का मास 2 हो तो इसका मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन तब्दील नहीं होते इसलिए एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर तब्दीली आ जाती है, न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या हो जाती है? उसी सेम एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से उसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उस एलिमेंट का, उस चीज़ का हम उसको एसोटोप बोल देते हैं। अब हम इसके अंदर चंद एक एग्जांपल देखेंगे, मुख्तलिफ एसोटोप्स की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। हमें पता चल गया कि एसोटोप क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और हमने ये भी बता दिया आपको कि इसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन के तब्दील होने की वजह से, न्यूट्रॉन की तादाद तब्दील होने की वजह से एक एलिमेंट क्या है? उसके एक दूसरे फॉर्म को हम उसका एसोटोप बोल देते हैं। आए इसकी कुछ एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 एसोटोप होते हैं। पहले है हमारे पास ये हाइड्रोजन जिसका एक प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन उसका कोई नहीं है। मतलब इसकी हम शक्ल बना लेते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या होते हैं? शेल होते हैं। शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन का जो है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब ऐसी सूरत होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। इसी तरह इसका दूसरा एसोटोप है जिसके अंदर क्या है? मास के अंदर तब्दीली हुई, मतलब अब मास क्या हो गया? 2 हो गया, उसका एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? प्रोटॉन की तादाद तो सेम रही लेकिन न्यूट्रॉन 1 हो गया। पहले में न्यूट्रॉन 0 था, अब न्यूट्रॉन 1 हो गया। इस सूरत को हम क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम बोलते हैं, ड्यूट्रियम। ठीक है जी। और तीसरा इसका एसोटोप जो है वो उसे हम बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है जी। उसके अंदर क्या होता है
कि न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाती है, प्रोटॉन की तादाद 1 रहेगी, न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हुए, जिसके अंदर देख सकते हैं कि एक में न्यूट्रॉन 0 है और उसका मास नंबर 1 है और उसका प्रोटॉन भी 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। दूसरे के अंदर क्या हुआ? न्यूट्रॉन 1 हो गया, अब इसके अंदर मास तब्दील हो गया, मतलब ये न्यूट्रॉन जो आपके पास नीचे है एटॉमिक नंबर है, ये तो 1 रहा, इसमें भी 1 है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर 2 हो गई। इसके आगे जो है हमारे पास हाइड्रोजन, उसके अंदर मास नंबर 3 हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही सेम रहे। इसका मतलब ये हो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हुए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी आइसोटोप हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटोप होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? कार्बन 12, दूसरे को हम कार्बन 13, तीसरे को हम कार्बन 14 बोलते हैं। मीन्स इसके अंदर हम देखें तो इसके 6 न्यूट्रॉन रहेंगे, छः एटॉमिक नंबर है, मीन न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, और इसके अंदर देख सकते हैं कि तब्दीली आ रही है ऊपर मास नंबर में। तो मास नंबर में तब्दीली का क्या मतलब है कि एक इनके अंदर न्यूट्रॉन का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ये आइसोटोप तब्दील हो गया। इसको हम कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, मोस्ट अबंडेंट जो है वो कार्बन 12 है, मोस्ट अबंडेंट जो है वो कार्बन 12 है। ये तकरीबन 98.9% पाया जाता है, 98.9%। और ये दोनों मिलकर जो हैं ये कितने परसेंट हैं? ये 1.1% पाए जाते हैं। तो मतलब इसलिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल में, हमारी स्टडी में ये ज़्यादा होता है। तो इसी तरह हमारे पास एक और एलिमेंट की हम मिसाल ले लेते हैं कि क्लोरीन है, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, क्लोरीन 37। तो इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। तो ये देखें एटॉमिक नंबर सेम 17, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हुए, इजाफा हो गया, इस वजह से ये मास नंबर तब्दील हुआ। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास यूरेनियम 234 होता है, एक हमारे पास यूरेनियम 235 होता है, एक हमारे पास यूरेनियम 238 होता है। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो ये देखें कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास में तब्दीली हो रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में तब्दीली हुई, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक ही एटम है जिसके एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास के अंदर तब्दीली आ रही है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर तब्दीली आ रही है। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल थे। इसके अलावा और बहुत से एलिमेंट हैं जिनके मुख्तलिफ क्या है आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो 9th की केमिस्ट्री में यही एग्जांपल दी हुई हैं, मैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मज़ीद बुक्स से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हुए। ये जो बैर शेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। फिर इसमें अबंडेंस आपसे पूछ सकते हैं, अबंडेंस इसमें कार्बन 12 जो है ये 98.9% पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरीन के 2 आइसोटोप कार्बन 35 एंड कार्बन 37 हो गया। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या यूरेनियम 34 एंड यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 होते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी इसकी एप्लीकेशन को हम बात करते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं मज़ीद आपको एक टेबल से सिखा देता हूँ, जिसके अंदर टेबल के अंदर हमारे पास क्या है ये सैम्पल हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो जैसे ये देखें मैंने आपको प्रोटियम की बात की, हाइड्रोजन है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं 1 होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 होता है, इसीलिए इसका मास नंबर 1 होता है।
ठीक है। इसी तरह ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अंदर मास नंबर 2 हो रहा है। अब मतलब ये क्या है, मास तब्दील हो गया। इसकी वजह क्या होगी कि इसके अंदर एक तो प्रोटॉन था, अब एक न्यूट्रॉन भी आ गया। इसी तरह ट्रिटियम के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन वो 1 होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो गए हैं। इस वजह से क्या है, इसका ये 3 आइसोटोप। इसी तरह कार्बन के अंदर देख लें कि कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 12 है। इसका मतलब 6 प्रोटॉन हुए, 6 न्यूट्रॉन हुए, इस वजह से इसका मास क्या हुआ, 12। कार्बन 13 के अंदर क्या हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 रहेंगे, अब न्यूट्रॉन क्या है 7 हो गए हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो मास नंबर इसका तब्दील हो गया, सॉरी इसका मास नंबर बोलना था, ओके। इसी तरह कार्बन 14 के अंदर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 8 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तब्दील होने की वजह से ये कार्बन 14 हो जाएगा। इस तरह कार्बन 35 में क्लोरीन 35, क्लोरीन के 2 आइसोटोप मैंने आपको बताए हैं। 35 के अंदर एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 रहेगा, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, इसके अंदर 18 हो जाएंगे, इनको जमा करते हैं तब 35। तो इसी तरह इसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन क्लोरीन 37 के अंदर देखें कि यहाँ पे मास नंबर 37 है। तो इसका आइसोटोप जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 का इजाफा हो गया। पहले देख सकते हैं 18 न्यूट्रॉन है, अब क्या है 20 न्यूट्रॉन हो गए हैं, इस वजह से इसका मास भी 37 हो गया। लेकिन एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं हुए, इस वजह से वो क्या है उसका आइसोटोप। इसी तरह यूरेनियम 234 के अंदर 92 जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मास नंबर 235 मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 144 होते हैं, 142 होते हैं, ठीक है। अब यूरेनियम 235 के अंदर क्या हुआ कि 1 न्यूट्रॉन का मिकदार बढ़ गई। इसी तरह यूरेनियम 238 के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, तो 4 न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से इसके जो बेसिक ये है 142 और इसके अंदर क्या है 4 न्यूट्रॉन बढ़ने से 146 हो गया है। तो ये क्या है, ये मीन्स हम इसके अंदर ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से क्या हो जाता है, आइसोटोप बनते हैं कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनके एलिमेंट क्या हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देखी। यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप जो होते हैं इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं, ज़्यादा तौर पर इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड के अंदर है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो है रेडियोथेरेपी। तो मुख्तलिफ आइसोटोप्स को हम रेडियोथेरेपी के तौर पर हम यूज़ करते हैं और ये एज ए ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं। ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली जो हैं वो क्या है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कैंसर क्या होता है कि सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो उनको हम कैंसर बोलते हैं। तो इनका इलाज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कैंसर के इलाज के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है। अब अगर किसी को स्किन कैंसर है तो उसके लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, उसके लिए हम आइसोटोप यूज़ करते हैं फास्फोरस 32, ठीक है, या हम यूज़ करते हैं सीरियम 90, ठीक है जी। ये आइसोटोप हम यूज़ करते हैं अगर किसी बंदे को क्या हो कि स्किन के ऊपर, ये स्किन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई हो जाए तो उसके क्या किया जाता है, उस कैंसर के लिए हम आइसोटोप यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 और सीरियम 90, ठीक है जी। क्योंकि इनको हम अंदरूनी जिस्म के लिए यूज़ नहीं करते, इसलिए कि ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। लेस पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब है कि ये अंदर तक सरियत नहीं कर सकते, ठीक है। अब मीन्स ये स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास
कोई ऐसा कैंसर हो जो जिस बॉडी के अंदर हो, इंटरनल बॉडी के कैंसर के लिए कौन सा एसोटोप यूज़ होगा, ये बात याद रखनी है। विच एसोटोप कैन बी यूज फॉर इंटरनल बॉडी कैंसर, विच एसोटोप यूज फॉर इंटरनल बॉडी कैंसर। ठीक है, कि कौन सा एसोटोप जो है वो इंटरनल बॉडी कैंसर के लिए यूज़ हो सकता है, वो है हमारे पास कोबाल्ट 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, ये PPSC में भी आता रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 यूज़ करते हैं और सीरियम 90, और स्किन के लिए हम क्या करते हैं इंटरनल बॉडी के लिए जो है वो क्या कहते हैं, इंटरनल बॉडी कैंसर के लिए जो हम एसोटोप यूज़ करते हैं वो कोबाल्ट 16 यूज़ करते हैं। तो कोबाल्ट 16 जो होता है ये अंदर तक सक्रियत कर जाता है, स्ट्रॉन्गरली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। इसके अंदर क्या होती हैं, गैमा रेज होती हैं। तो ये क्या करती हैं, रेज को बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो इनकी रेज को हम डाल के उस ट्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने यूज़ देखा रेडियोथेरापी। दूसरा हमारे पास एसोटोप का यूज़ जो है वो क्या है जी, वो हम एसोटोप्स को यूज़ करते हैं ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे एसोटोप्स हैं जिनको हम बीमारी की तशखीस, बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर कुछ एसोटोप्स को हम एज ए इलाज के तौर पर मेडिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बिलफर्ज किसी बंदे को कोई ट्यूमर्स हैं इंसान के अंदर, ठीक है, कोई जो रसोली कह सकते हैं आप, वो है तो उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो आयोडीन 131 है। आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं ग्वेटर का डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, ग्वेटर को डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्वेटर क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्वेटर क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये जो गले के अंदर होता है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक माज हो जाती है, जिसे हम ग्वेटर बोलते हैं। तो इसके इलाज के लिए और इसकी जो है ना तशखीस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन 131 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एसोटोप्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ एसोटोप यूज़ होते हैं टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शंस और एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, कुछ रेडियो एसोटोप्स ऐसे होते हैं जो क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, उनसे हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह हमारे पास क्या है, किसी भी चीज़ का हम स्ट्रक्चर के भी पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन 14 है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। कार्बन 14 को रिएक्शन का हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, रेडियो एसोटोप आर यूज टू एस्टिमेट क्या होता है, सॉरी जी, कुछ एसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं। द रेडियो एसोटोप्स आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 is used to label carbon dioxide, as carbon dioxide is used by the plants for the photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate stop up to glucose. ओके कुछ एलिमेंट कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं, कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कार्बन 14 है तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है। आप क्या करेंगे, आप 2 प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे, प्लांट्स के एक प्लांट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, कार्बन 14 का लेप कर देंगे, कार्बन 14 को लगा देंगे। ठीक है, कार्बन 14 को लगा देंगे तो ये कार्बन 14 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन को रोक देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन को क्या करेगा, रोक दे देगा। अब आपके पास क्या है, तो आप देखेंगे जो 2 प्लांट्स आपने लिए हैं, एक को आपने क्या करना है, विदाउट लेबल रखना है, विदाउट लेबल, ठीक है, और एक को क्या करना है, आपने लेबल कर देना है, किसके साथ, कार्बन 14 के साथ। तो आप देखेंगे जो लेबल्ड होता है, ठीक है, जो लेबल्ड होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी अच्छा कुछ आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिससे हम पावर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, पावर जनरेशन, पावर मतलब हम उनसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी आइसोटोप्स होते हैं। तो कौन सा आइसोटोप होता है भाई, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है जिसके ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन की क्या करें, रिएक्शन करवाएं, न्यूट्रॉन को रिएक्ट करवाएं, ठीक है जी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा दें, क्या करवा दें, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा दें। तो जब हम इसका क्या करते हैं, यूरेनियम के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो यूरेनियम हमें क्या करता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स देता है, साथ में एनर्जी भी देता है। तो जैसे इसको हमने इसके ऊपर बुछाड़ करवाई, इसकी क्या करवाई, हमने रेस डाली, तो ये इसने हमें ये Ba139 दिया, साथ में इसने हमें क्रिप्टॉन दिया, ठीक है 94, और साथ में इसने हमें 3 न्यूट्रॉन भी दिए हैं और एनर्जी भी देगा। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के यूरेनियम के ऊपर बुछाड़ कराते हैं, तो ये हमें मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मतलब कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूरेनियम 235 इज यूज टू जनरेट पावर। कुछ हमारे पास आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल जिनके यूजेस होते हैं। ये ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी फोसल का क्या कर सकते हैं, उम्र का पता लगा सकते हैं। देखें, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फोसल लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड स्टोन्स। किसी भी हमारे पास डेड प्लांट, एनिमल या स्टोन की हम एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। मतलब जिस मेथड के तहत हम एज को मालूम करते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहते हैं, और इसके अंदर उम्र का पता हम हाफ लाइफ उसके निकाल के पता लगा सकते हैं। An important method of age determination of old carbon containing object fossils by measuring the radioactivity of carbon 14 in them is called radiocarbon डेटिंग और सिंपल कार्बन डेटिंग। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ये करेंगे कि उस चीज़ की जिस फोसल की हमने उम्र मालूम करनी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्बन 14 की लेबल कर दें और उसकी हाफ लाइफ निकालें। उससे हमें क्या है, उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस की एज का हमें
पता चल जाएगा। तो हमने मुख्तलिफ यूजेस एप्लीकेशन स्टडी की। सबसे पहले हमने रेडियोथेरेपी के बारे में स्टडी किया। उसमें मैंने आपको बताया कि स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस P32 एंड SR90 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट 16 यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिंग विद इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर कैंसर हो तो उसके लिए हम कोबाल्ट 16 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इट इमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज। इसी तरह मैंने आपको बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की ट्रीटमेंट डायग्नोज करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके इलाज करने के लिए। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज एज ट्रेस इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। सिमिलरली टेक्टीनियम इज़ यूज टू मोनिटर द बोन ग्रोथ। हड्डियों की ग्रोथ का पता लगाने के लिए हम टेक्टीनियम यूज़ करते हैं। गोइटर का पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। गोइटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ आइसोटोप यूज़ करते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन and ultimately to determine the structure. For example, carbon 14 is used to label carbon dioxide. हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर देते हैं कार्बन 14 से। इस तरह से हम रिएक्शन का पता। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज by the plant for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps of the glucose. तो जब हम उसके ऊपर कार्बन 14 लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। तो मीन्स हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि हम इससे पावर जनरेट कर सकते हैं। तो यूरेनियम 235 हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ये आपको बताया। तो ये कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज which is used to convert water into steam in boiler. Steam then drive the turbines to generate electricity. This is the peaceful and use of atomic energy for development of nation. तो इससे हम जो एनर्जी पैदा कर सकते हैं वो क्या होती है, आलूदगी से पाक होती है। तो ये टॉपिक था जिसमें मैंने आपको आइसोटोप्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी किया बताया है। इससे उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं।